इंडिया में जब कमांडो के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो कुदरती तौर पर उसके वहाँ के किसी मुसलमान का या मस्जिद का ही ख्याल आता है, क्योंकि इंडिया में मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं। अगरचे वो हिंदुओं की गुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, फिर इस्लाम का मजबूत रिश्ता हर मुसलमान को एक दूसरे से करीब कर देता है। लेकिन कमाल शाह ने मुझे ये नसीहत भी कर दी थी कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो सोच समझ कर किसी मेहमान के यहाँ पनाह लेना। अगर पनाह भी लेनी पड़ जाए तो उसे अपने बारे में हरगिज़ न बताना कि तुम कौन हो और किस मिशन पर कहाँ जा रहे हो। अपने आप को पाकिस्तानी भी जाहिर न करना और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बातें न करना। मेरे मोहतरम उस्ताद और मर्द मोमिन कमाल शाह ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंडिया की पुलिस चाहे कैसी भी हो मगर उसकी खुफिया पुलिस बड़ी चाको चौबंद है, उससे गाफिल न होना। चुनाचे मैंने ये सोच लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंट मेरे ताक़ुब में है। रिक्शा एक चौक में पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है बाबू। मैंने कहा बाएं तरफ वाले बाजार में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिक्शा बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। ये बाजार रौनक वाला नहीं था। ये ज़माना 65 की इंडिया पाकिस्तान जंग से 1 साल पहले का ज़माना था और अभी शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। कश्मीर के माज पर हुर्रियत परस्त कश्मीरी अपनी आज़ादी और अपनी बका के लिए बराबर लड़ रहे थे। इसी जंग से तंग आकर इंडिया ने अगस्त 1965 में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। वो अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर आज़ाद कश्मीर को हड़प कर लेना चाहता था ताकि पूरे कश्मीर पर उसका नाजायज़ कब्जा हो जाए, मगर ये सौदा उसे बड़ा महंगा पड़ा। जब आज़ाद कश्मीर पर उसने अटैक किया और अपनी भारी नफरी और अमेरिका और रूस से लिए हुए बेपनाह असलहे के जोम में उसने पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी शुरू कर दी और उसकी तोपों के गोले पाकिस्तान के देहात आवान शरीफ में गिरे तो पाकिस्तानी फौज मैदान में आ गई। उसके बाद इंडिया को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस कदर जिल्लत आमेज हजीमत उठानी पड़ी वो सारी दुनिया को मालूम है। मैं रिक्शे में बैठा मीरठ शहर के किसी बाजार में से गुजर रहा था और मुझे यकीन था कि खुफिया पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। मुझ पर घबराहट वगैरह बिल्कुल तारी नहीं थी, लेकिन मैं हर किस्म के हालात से निमटने के लिए अलर्ट हो चुका था। उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक बल्कि बेहद यकीन था। जिस बाजार में मेरा रिक्शा जाकर रुका था उसके आगे भी एक चौक आता था। जैसे ही रिक्शा चौक के करीब पहुंचा, दूसरी सड़क पर से पुलिस की एक गाड़ी तेजी से आई। चौक में आकर गाड़ी को ब्रेक लगी। उसमें से 4-5 कांस्टेबल छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने बाजार को ब्लॉक कर दिया। एक इंस्पेक्टर हाथ में पिस्तौल लिए बाजार के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। हमारे आगे एक गाड़ी और एक रिक्शा जा रहे थे। उसने हाथ देकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मैंने रिक्शा ड्राइवर से कहा, रिक्शा रोको। जैसे ही रिक्शे की रफ्तार जरा कम हुई, मैंने रिक्शे में से छलांग लगा दी और सामने एक गली में घुस गया। खुफिया पुलिस वाले ने अपनी आला कारकर्दगी दिखाई। जरूर उसने मुझे स्टेशन के बाहर रिक्शे में सवार होते देख लिया था और किसी तरीके से पुलिस स्टेशन इतला कर दी थी और खुद रिक्शा या कोई और सवारी लेकर मेरे ताक़ुब में रवाना हो गया था। अब मुझे ये खतरा था कि गली आगे से बंद न हो। गली बंद नहीं होती थी। मैं दौड़ने की बजाय तेज तेज कदमों से चल रहा था। गली बिल्कुल खाली थी, दोनों जानिब मकान थे। गली थोड़ी दूर जाकर एक और बाजार में निकलती थी जो निस्बतन छोटा बाजार था और उसकी दुकानें भी छोटी थीं। यहाँ भी मकानों के दरमियान एक मस्जिद का दरवाज़ा दिखाई दिया। मस्जिद का दरवाज़ा साफ पहचाना जाता है। मैं सीधा 2-4 सीढ़ियाँ चढ़कर मस्जिद में दाखिल हो गया। मैंने चप्पल उतार कर बगल में दबाई और मस्जिद के सहन में से गुजरकर मिंबर वाले छोटे से हॉल कमरे में आ गया। यहाँ एक बुजुर्ग सूरत सफ़ेद दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी बैठा दुआ मांग रहा था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। मुझे यकीन था कि पुलिस ने इस सारे इलाके को घेरे में ले लिया होगा और थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेती इस मस्जिद में भी पहुंच जाएगी। ये बात भी वाज़ेह हो चुकी थी कि पुलिस को मेरे पाकिस्तानी जासूस या कश्मीरी हुर्रियत पसंद होने का यकीन हो चुका था और वो हर हालत में मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। ये उन लोगों का अपना ख्याल था। पुलिस को ये भी यकीन हो गया होगा कि मैं मुसलमान ही हो सकता हूँ और वो मुझे तलाश करने मस्जिद में ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक मुसलमान हुर्रियत पसंद इस कस्म के हालात में मस्जिद ही में पनाह ले सकता है। मैंने उस बुज़ुर्ग से जो कुछ कहना था वो सोच लिया था, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैं खुदा से ये दुआ मांगने लगा कि बुज़ुर्ग दुआ मांगने से जल्द फारिग हो जाए। इतने में उस बुज़ुर्ग ने मुंह पर हाथ फेरा और उठकर बाहर जाने लगा तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और वालेकुम अस्सलाम कहकर मस्जिद के सहन की तरफ बढ़ गया। मैंने आवाज़ देकर कहा, आपसे एक बात करनी है। वो बुज़ुर्ग रुक गया और 2 कदम चलकर वापस मेरे करीब आकर बोला, कहो मियाँ, क्या बात है? मामला बड़ा नाजुक था। असल हकीकत छुपाने से काम नहीं बन सकता था और असल हकीकत बयान कर देने से मेरे लिए मज़ीद ख़तरा पैदा हो सकता था। ये मुसलमान बुज़ुर्ग किसी दूसरी किस्म का इंडियन मुसलमान भी हो सकता था। इस वक्त सिर्फ इस बात की ज़रूरत थी
कि उसके दिल में जज्बा ईमानी को बेदार किया जाए। चुनाचे मैंने एक ही सांस में कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कश्मीर में इस्लाम की खातिर जिहाद करने जा रहा हूँ। एक ज़रूरी काम से यहाँ आया था। पुलिस मेरे पीछे लगी है। मुझे कुछ देर के लिए किसी जगह छुपा दीजिए, आपको जन्नत का सवाब मिलेगा। उस बुजुर्ग के दिल में ईमान का जज्बा पहले ही से बेदार था। वो पक्का मुसलमान था। उसने दूसरी बात ही न की, सिर्फ इतना कहा, मस्जिद की छत पर चले जाओ, वहाँ बैठे रहना, मैं आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं दीवार के साथ वाली सीढ़ियाँ चढ़कर मस्जिद की छत पर जाकर बैठ गया। मेरे दोनों जाने मकानों की दीवारें ऊपर तक चली गई थीं। अकब में कोई मकान नहीं था। वहाँ भी एक सीढ़ी नीचे शायद किसी गली में जाती थी, मगर मैं बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक मस्जिद की छत पर ही बैठा रहा। दूसरे बाजार की तरफ से पुलिस की सीटियों की मखसूस आवाज़ें 2-3 बार सुनाई दीं। पुलिस मौजूद थी और मेरी तलाश शुरू हो गई थी। जिस रिक्शे में मैं सफ़र कर रहा था, उसके ड्राइवर ने ज़रूर पुलिस को बता दिया होगा कि मैं फलां गली में घुसा था। पुलिस उस गली में पहुंचने ही वाली होगी, या हो सकता है पहुंच गई हो और इस मस्जिद की तरफ आ रही हो, जिसकी छत पर मैं छुप कर बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि बुजुर्ग को हालात की संगीनी का कहाँ एहसास होगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं दूसरी तरफ वाली सीढ़ियाँ उतरने के लिए उठा ही था कि वही बुजुर्ग इन सीढ़ियों में नमूदार हुआ और इशारे से मुझे बुलाकर कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। मस्जिद की अकबी सीढ़ियाँ एक तंग गली में उतरती थी। गली खाली थी। वो बुजुर्ग मेरे आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे था। वो कोई बात नहीं कर रहे थे, मैं भी खामोश था। आगे जाकर ये तंग सी गली एक बाजार में निकल आई। यहाँ एक दुकान के बाहर एक पुराना सा वेस्पा स्कूटर खड़ा था। बुजुर्ग ने मुझे स्कूटर पर पीछे बैठने को कहा। स्कूटर स्टार्ट किया और मुझे लेकर बाजार में उस समत की तरफ मुड़ गए जो पुलिस वाले बाजार से मुखालिफ समत था। मैं समझ गया कि वो मुझे खतरे के इलाके से दूर ले जाना चाहते हैं। बुजुर्ग बड़ी महारत और तेज रफ्तारी के साथ स्कूटर चला रहे थे। 3 चौराहे उबूर करने के बाद उन्होंने एक जगह से रेलवे का पुल पार किया। दूसरी जानिब घास मंडी थी। स्कूटर वहां से भी आगे निकल गया। घास मंडी के आगे शहर की पुरानी और गुंजान आबाद वाला इलाका शुरू हो गया था। 2-3 तंग से बाजारों में से गुजरने के बाद हमारा स्कूटर एक गली में दाखिल होने के बाद एक मकान की दियोड़ी में आकर रुक गया। बुजुर्ग ने स्कूटर से उतरकर बैठक का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, अंदर आ जाओ मियाँ। ये छोटी सी बैठक थी जिसकी फ़ज़ा में घुटन और ठंडक सी थी। अंधेरा भी था। बुजुर्ग ने बत्ती जला दी। बैठक का फर्श नंगा था। 2-3 आराम कुर्सियाँ और एक छोटी सी मेज़ इन कुर्सियों के दरमियान पड़ी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बुजुर्ग ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी और मेरे सामने कुर्सी पर बैठने को कहा और बोले, अब बताओ मियाँ, असल बात क्या है और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद समझकर तुम्हें बचा कर यहाँ ले आया हूँ, मगर तुम मुझे अपनी बातों से कश्मीरी नहीं लगते। असल हकीकत मैंने उस बुजुर्ग को भी ना बताई। मैंने कहा, मैं मालीर कोटले का रहने वाला पंजाबी हूँ। शौक़ शहादत में सरशार होकर कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों में शामिल हुआ हूँ। आपने ठीक फरमाया, मैं कश्मीरी नहीं हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे, तुम ऐन वक्त पर मेरे पास आ गए थे। अगर ज़रा देर करते तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ लेना था। पुलिस मस्जिद वाली गली में तुम्हारी तलाश में पहुंच गई थी। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपनी जेब से जालंधर का रेलवे टिकट निकाल कर दिखाया और कहा, मैं जालंधर पहुंचना चाहता हूं, वहां से किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाऊंगा। बुजुर्ग कहने लगे, इसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर तुम्हारी निगरानी कर रही होगी। खुफिया एजेंसी के जिस आदमी ने तुम्हें देखा हुआ है, उसने तुम्हारा हुलिया पुलिस को बता दिया होगा। वो बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, मगर मेरा इस शहर में ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं था। इस दौरान पुलिस शहर की पूरी नाकाबंदी कर सकती थी और फिर मेरे लिए मेरठ शहर से निकलना मज़ीद मुश्किल हो जाता। मैंने कहा, मोहतरम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे किसी तरह शहर से बाहर निकाल दें? वो कहने लगे, निकालने को तो मैं अभी तुम्हें अपने स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर पहुंचा सकता हूं, लेकिन भारतीय पुलिस कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो जगह जगह और ख़ास तौर पर शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर लोगों को रोक कर पूछगिछ कर रही होगी। चोर, कातिल और डाकुओं के लिए पुलिस इतना तरद्दुद नहीं करती। क्या दूसरे मुल्क के जासूस और कश्मीरी मुजाहिदों को पकड़ने के लिए तो वो जान की बाजी भी लगा देती हैं। खुदा ना करे अगर हम पकड़ लिए गए तो तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तुम तो पुलिस की हिरासत से निकलकर फरार हो सकते हो, मगर मेरी तो सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मैं खामोश रहा। बुजुर्ग ठीक कह रहे थे। उन्होंने ऐन मौके पर मेरी मदद की।
मैं उनकी इंसानी और इस्लामी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगे, तुम ऐसा करो कि किसी न किसी तरह रात हो लेने दो। इतनी देर यहाँ छुपे रहो, यहाँ कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। जैसे ही रात ज़रा गहरी होगी, मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर छोड़ आऊँगा। जीडी रोड पर पहुंचकर तुम किसी चलती बस, लारी या ट्रक में सवार हो जाना। मीरठ शहर के किसी बस अड्डे या स्टेशन से तुम्हारा गाड़ी पकड़ना किसी तरह भी ठीक नहीं है। उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम बताई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ रात होने का इंतज़ार करूँगा। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस पर वो बुजुर्ग बोले, मियाँ शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का परस्तार हूँ। हमारी इंडियन हुकूमत ने कश्मीरियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर में सिर्फ नाजायज़ कब्ज़ा ही नहीं कर रखा, बल्कि उसकी फ़ौज वहाँ मुसलमानों पर बेपनाह मज़ालिम तोड़ रही है। अब मेरी जवानी की उम्र नहीं रही, वरना मैं खुद जहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिर हिंदुओं के ख़िलाफ़ जंग करता। मैं मीरठ शहर के उस भारतीय मुसलमान बुज़ुर्ग के इस जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ। दोपहर का खाना मैंने वहीं बैठकर खाया। ऊपर उस बुज़ुर्ग की मौमर वालिदा एक मुलाजिमा के साथ रिहाइश पजीर थी। उसके बड़े लड़के ने शादी के बाद शहर में अलग मकान लिया हुआ था। 2 लड़कियों की वो शादी कर चुके थे, जिनमें से एक सहारनपुर में और दूसरी इलाहाबाद में रहती थी। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं बैठक में ही सो गया। बुजुर्ग बैठक को बाहर से ताला लगा गए थे। मैं काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गया था। चुनाचे शाम तक मैं वहीं रहा। शाम को आंख खुली तो वो बुजुर्ग भी आ गए। वो एक ट्रे में चाय की चैनक और 2 प्यालियां रख कर लाए थे। हमने बैठक में ही चाय पी। वो जिहाद कश्मीर के बारे में भी बातें करते रहे। बुजुर्ग ने अपने लिए चाय की तीसरी प्याली बनाते हुए मुझसे पूछा, तुम और चाय पियोगे? मैंने कहा जी नहीं शुक्रिया। वो अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोले, भाई मुझे सर दर्द की बड़ी पुरानी शिकायत है। शाम को ये दर्द तेज हो जाती है। चाय के साथ स्प्रो की 2-1 गोलियां खा लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। जल्दी में दुकान से उठकर आ गया हूँ। स्प्रो की टिक्कियां लानी याद नहीं रही। मैंने जेब से सिगरेट की डिब्बियां निकाली थी। फिर माचिस निकालने लगा तो टैबलेट बम की 2 टिक्कियां बाहर निकल आईं। वो बुजुर्ग बोले, मियाँ ये तो स्प्रो की टिक्कियां हैं, लाओ 2 गोलियां मुझे दे दो। उन्होंने मेरी झोली में पड़ी टैबलेट टाइम बम की टिक्कियां उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से टिक्कियां उठाकर जेब में डाल ली और कहा, माफ़ कीजिएगा, ये स्प्रो की गोलियां नहीं है, ये तो जोड़ों के दर्द की दवा है। मैं तो इस ख्याल से लरस गया कि अगर फ़र्ज़ कर लिया वो बुज़ुर्ग जल्दी से एक गोली उठाकर मुंह में डालकर निगल जाते तो क्या होता। जब वो बुज़ुर्ग चाय के खाली बर्तन लेकर चले गए तो मैंने कुर्ते की चोर जेब में से, यानी उस जेब में से जो कुर्ते के पहलू में खुफिया तौर पर बना दी जाती है और जिसे चोर खीसा कहते हैं, मैंने उसमें से स्प्रो टैबलेट बम की टिक्कियाँ बाहर निकाल ली। बाकी 13 गोलियाँ प्लास्टिक के फीते में ही बंद थीं। ये 2 गोलियाँ शायद भाग दौड़ और रिक्शे से छलांग लगाने की वजह से फीते से बाहर निकल आई थीं। मैंने उन दोनों स्प्रो बम की गोलियों को भी फीते में डालकर प्लास्टिक का फीता अच्छी तरह से बंद करके जेब में रख लिया। ये बड़ा पक्का मुसलमान और सच्चा मोमिन था। अगर उस वक्त वो मेरी मदद न करता तो मेरा पुलिस के हाथों पकड़ा जाना यकीनी था। उसने मुझे बताया कि तहरीक पाकिस्तान में मीरठ के मुसलमानों ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया था। वो कहने लगा, मीरठ के मुसलमान बड़े दलेर मुसलमान हैं। हिंदू तो अब भी हमसे दबकर रहता है। ठीक है, हुकूमत ज़रूर हिंदू की है, मगर हम भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। उस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी खिदमत की। उसका मुझे अपने घर में छुपा लेना बहुत बेडरी और दलेरी की बात थी। उस बुजुर्ग ने अपने सारे ख़ानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया था। आज भी वो बुजुर्ग मुझे याद आता है तो मैं उसकी बहादुरी और इखलाकी जुर्रत पर वाह वाह करता हूँ। शाम को वो आए तो बोले, मियाँ मैंने गुस्ल खाने में पानी रखवा दिया है, जाकर नहा लो। इस मौसम में शाम को खुनकी हो जाती थी। मैंने गुस्ल किया, रात हो गई। वो खाना ले आए, हमने साथ बैठकर खाना खाया। कहने लगे, मैं लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। वहाँ मुझे पुलिस मामूल से ज़्यादा नजर आई है। तुम्हारा उस तरफ जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर जालिंदर जाने वाली सड़क पर छोड़ाऊंगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ और इन इलाकों से वाकिफ़ नहीं हूँ तो वो कहने लगे, देखो मियाँ, जालिंदर शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। वो मशरक़ी पंजाब में है और तुम अभी उत्तर प्रदेश में हो। यहाँ से निकलोगे तो आगे बड़ा शहर मुजफ्फरनगर आएगा। उसके बाद तुम सहारनपुर पहुँचोगे। सहारन के बाद अम्बाला आ जाएगा। अम्बाले के आगे भारतीय पंजाब शुरू होता है। अम्बाले के बाद लुधियाना और फिर जालिंदर आएगा।